हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड प्रोटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट होता है। अभी तक हमने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में यूनिट 5 को हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के लिंक, सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप उन वीडियोस को वॉच कर सकें। यूनिट 1, 2 और 3 और 4 की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। हमारे चैनल जीवन क्लासेस पर एप्लाइड मैकेनिक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। आप वहां पर एप्लाइड मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां भी आप सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। लास्ट वीडियो में हमने यहीं पर आपको उस वीडियो को समाप्त किया था। सो आज वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक धारा लूप है। लूप का मतलब होता है एक छल्ला है। ये आपको एक छल्ले के रूप में दिखाया गया है। ये कागज के तल के लंबवत है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, r दिखाई गई है। ये हम कागज पर इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से है। मतलब अगर हम आपको दिखाना चाहें तो कोई अगर एक छल्ला है, यानी कि एक गोल कोई भी हमने ये लिया हुआ है, तो ये इस तरीके से नहीं है, ये आप इस तरीके से समझिएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से है। हमने आपको बताने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है, यानी कि इस पर हम इस तरीके से नहीं बना सकते। हम यहाँ पर आपको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, यानी कि ऐसे खड़ा हुआ है। जो भी छल्ला हम ले रहे हैं एक लूप है, तो आप इस तरीके से इसको समझिएगा। अब इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु है P। इस छल्ले के सेंटर से x दूरी पर एक बिंदु है P। तो हम देखते हैं कि r त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली और कुंडली का तल कागज के लंबवत है। मतलब कागज के लंबवत इस तरीके से है। क्लियर? कागज का तल ऐसे है, कागज का तल ऐसे होगा, कुंडली का तल ऐसे होगा, यानी कि इसके लंबवत है। तो हमने मान लिया कि जो कुंडली है उसमें कितनी धारा बह रही है, उसमें I धारा बह रही है। और कुंडली के दाईं ओर से देखने पर जो धारा की दिशा हमें मिलती है वो मिलती है हमें वामार्त। वामार्त का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं, इधर से हम देखते हैं अगर, तो हमें इस तरीके से ये धारा की दिशा मिलती है। ठीक है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा हमें देखने को मिली। तो कुंडली का जो केंद्र O है वो कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, कुंडली के अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु रखा हुआ है P, एक बिंदु है स्थित। वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो इस डेरिवेशन का यही पर्पज है, जो धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, तो वो एक बिंदु P पर निकालना है, जो इस लूप के, इस छल्ले के केंद्र से x दूरी पर है, इसके एक्सिस पर। तो हमने माना कि कुंडली का जो ऊपरी भाग है A, वहां पर एक इस तरीके से एक अल्पांश हमने माना, और यहां पर ये एक अल्पांश हमने माना, यानी कि दोनों तरफ हमने एक एक अल्पांश, यानी कि छोटे टुकड़े मान लिए, जिनकी लंबाई कितनी है, डेल L। ठीक है, तो यदि हम देखें तो ये इस तरीके से है, यहां पर है, और हमने क्या माना, यहां से और यहां। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक हमने क्या माना, इसको एक पार्ट हमने छोटा सा इसके मान लिया। और ये जो रेखा है ये वाली, यानी कि S, ये इस तरीके से है। यहां से ये एक एक्सिस है इसका, और ये रेखा इस तरीके से है।
ठीक है, और ये बिंदु P पर मिलती है इस एक्सिस के, और ये जो S रेखा है इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, फाई है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर जो ये रेखा एंगल बनाएगी उसके बीच एंगल कितना होगा, देखिएगा हमें देखना है यहां से यहां। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, ये हमेशा कितना है, 90 होगा। ठीक है, हमें ये वाला एंगल देखना है, ना कि इसके नीचे वाला। सभी क्या देखते हैं, सभी ये वाला एंगल देखते हैं, यानी कि ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल। हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है ये वाला एंगल। ठीक है, इसके और इसके बीच में, यानी कि ये तो ऐसे है, ये ऐसे दिखेगा, और जो रेखा है वो ये है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, यानी कि इसके और इस पेंसिल के बीच में एंगल कितना है, यहां पर देखिएगा ये एंगल है 90। तो आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 ही रहेगा। तो आपको इस तरीके से देखना है। तो ये एंगल कितना हुआ, हम देख रहे हैं, यानी कि यहां पर जो एंगल है वो 90। ये एंगल आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये एंगल तो आपको 90 नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर ऐसे देखें कि ये इस तरीके से है और यहां पर ये रेखा S है, तो इस S रेखा से ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला यहां से ये क्या है, 90 होगा, हमेशा 90 होगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है। तो अब देखिएगा, हमें जहां पर हम जिस बिंदु से इस P पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालने वाले हैं, उस बिंदु से दूरी कितनी है, S है। तो यहां से और यहां P बिंदु तक, उस अल्पांश से P बिंदु तक मिलाने वाली रेखा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि ये dB। ठीक है, अब इस dB को अगर हम देखें तो यहां पर एक एक्सिस अगर हम मान लें, यानी कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस अगर हम मान लें, तो यहां पर क्या होता है, इसको दो कंपोनेंट में हम बांट लेते हैं, जो ये एंगल बनाता है फाई। ये फाई होगा तो यहां पर ये फाई एंगल होगा। तो यहां पर ये फाई एंगल है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा dB cos थीटा, क्योंकि यहां पर फाई है। ठीक है, तो ये dB cos फाई हो जाएगा। जिस साइड में एंगल होता है उधर cos आता है, तो dB cos फाई, और यहां पर एक इसका खंड हो जाएगा, एक घटक होगा, वो क्या होगा, dB sin फाई। इसी तरीके से इस अल्पांश के दौरान इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर होगा, यानी कि इस रेखा के 90 डिग्री पर। अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, यानी कि dB cos थीटा और dB sin थीटा। यहां पर हम इस तरीके से देख रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास किस तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका है। देखिए, A और P और O, ठीक है, तो एंगल O P और O, इसमें आप देखिएगा, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखते हैं कि जो बड़ी भुजा है एस स्क्वायर, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होती है। दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होती है, और उसका रूट होता है, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, रूट होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर रूट हो जाएगा। तो क्या हम देखते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट में है, क्योंकि हमने बताया था कि जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग जो होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। और जब यहां से हम इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनता है। ठीक है, यहां से आप इस फिगर को माइंड में रखिएगा। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ए पी यानी कि जो एस था वो हमें पाइथागोरस प्रमेय से कितना मिला, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमें पाइथागोरस प्रमेय से मिलता है। अब हमने माना कि कुंडली के ऊपरी भाग ए पर एक छोटा यानी कि डीएल लंबाई का एक खंड है, एक अल्पांश है। तो बायो-सावर्ट के नियम से डीएल का बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना बनेगा, एक छोटा अल्पांश है तो उससे डीबी होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उसका वो भी छोटा ही बनेगा। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा एस स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कि वो जो लूप है हमारे पास वो कैसा इस तरीके से है, और ये
इस तरीके से रेखा है, तो हमको जो है ये वाला एंगल लेना है, ना कि ये वाला एंगल नहीं लेना है, हमको लेना है ये वाला एंगल। तो देखिएगा ये एंगल इनके दोनों के बीच में कैसा है, 90 है, यानी कि ये तो इस तरीके से है और ये ऐसे है, ठीक है। तो इसको कितना भी हम तिरछा कर दें, ये हमेशा कितना रहेगा, ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो क्या लेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू 90, यानी कि हमने ये लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल हम लेंगे, ये वाला एंगल जो है ये हमेशा इसके 90 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90। तो साइन 90 क्या होता है, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL/s²। यह छोटे भाग dl के कारण P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप फिगर को दोबारा से देखें तो dB cos फाई और ये वाला dB cos फाई दोनों ही विपरीत दिशा में हैं, और विपरीत दिशा में है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। लेकिन जो dB sin थीटा है ये आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे, लेकिन dB cos थीटा आपस में कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिएगा dB cos थीटा अक्ष के लंबवत विपरीत दिशा में है, जो एक दूसरे को समाप्त करते हैं, यानी कि इनकी तो कहानी खत्म है। अब dB sin फाई अक्ष की दिशा में है, तो इनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो संपूर्ण चालक लूप का चुंबकीय क्षेत्र अगर हम निकालें बिंदु P पर, तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास छोटे छोटे अल्पांश थे उनको हम देखें तो वो पूरी परिधि पर थे, और पूरी परिधि पर छोटे छोटे अल्पांश हैं, तो उन सभी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, संपूर्ण लूप का चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो संपूर्ण लूप का चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर, मान लिया हमने B है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अल्पांश हैं उनका इंटीग्रेशन हम कर दें तो हमारे पास आ जाता है संपूर्ण लूप का चुंबकीय क्षेत्र। तो इंटीग्रेशन करेंगे dB sin थीटा। अब sin थीटा हमें पता है कि इस तरीके से हमें निकालना है। देखिएगा, अगर हम ये sin फाई यहां से dB sin फाई अक्ष की दिशा में, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हम जो करने वाले थे वो क्या है, ये dB इसका इंटीग्रेशन करने वाले थे, ठीक है, तभी तो हमें यहां पर ये B मिलेगा। तो जब हम dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें dB की वैल्यू रखने के लिए क्या करना होगा कि जो भी उस अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र क्या था, dB sin फाई, और अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र था dB cos फाई, जो आपस में कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन dB sin फाई जो है वो बचता है। तो उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिएगा sin फाई हम किस तरीके से निकालेंगे, यहीं से आप देख लीजिएगा, ये वैल्यू है r और ये वैल्यू है s, ये है फाई। यहां से हम sin फाई निकालेंगे तो साइन का हमें पता है कि जो लंब होता है, ठीक है, वो इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो वो होता है r अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है। तो कर्ण क्या है इसका, s है, तो r अपॉन s हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर r अपॉन s sin फाई के इक्वल लिख सकते हैं। यहां से dB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, dB की वैल्यू आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL/s² जो हमने बायो सावर्ट के नियम से निकाली थी। तो यहीं पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL/s², और साइन फाई की वैल्यू रखेंगे हम यहां पर r अपॉन s। तो B इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL r अपॉन ये s² है, ये s आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो s³ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने 1 इसको मान लिया है। अब देखिएगा, हमें पता है कि s इक्वल टू r² प्लस x² रूट में है, तो s³ की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसका क्यूब हो जाएगा। और यहां पर हम जानते हैं कि जो रूट है उसको हम 1/2 से लिखते हैं, और साथ में 3 भी है, तो 1/2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3/2 पावर में। अब यहां आप देखते हैं कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि फिर से इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे, जहां पर s था वहां पर क्या रखेंगे, r² प्लस x² 3/2, यहां हम इसको भी रख सकते हैं। तो देखिएगा हमने इसको रखा है रूट में r² प्लस x² रूट 3, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, r कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, dl इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, यानी कि उसकी संपूर्ण लंबाई लेनी है। और देखिएगा संपूर्ण लंबाई क्या होगी, यानी कि ये अगर छल्ला है तो इसके छोटे से टुकड़े की लंबाई dl थी, इसकी संपूर्ण लंबाई कहां तक होगी, अगर हम यहां से इसको ले रहे हैं तो यहां तक की इसकी लंबाई होगी। और ये लंबाई क्या है, इसकी टोटल परिधि है, और किसी भी लूप की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो कहां तक करेंगे,
0 से 2 पाई आर तक अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके टोटल लेंथ का यानी कि टोटल लूप का चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात होगा। तो यहां पर 0 से 2 पाई आर तक हम करेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आता है 2 पाई आर यानी कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट आर अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा क्यूब, और यहां पर जब इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो 2 पाई आर हमें मिल जाता है। इसके बाद जब हम इसको आगे करते हुए आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हुए, तो देखिएगा किस तरीके से हमें ये मिलता है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पाई आर। तो देखिएगा यहाँ पर 2 पाई आर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखिएगा पाई आर स्क्वायर जो होता है वो कुंडली का क्षेत्रफल कहलाएगा, क्योंकि किसी भी सर्किल का किसी भी लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर को पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर हम लिखते हैं, ये दोनों सेम है, अलग अलग मत समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अब यहां से 2 पाई और ये आर है, यहां पर ये आर है तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे एज इट इज रहेगा जैसा है वैसा ही। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए, देखिएगा इसको हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर को इतने को हमने लिखा a, तो क्या हो जाएगा 2 आई ए हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो जाएगा इसकी पावर में। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, अगर उसमें कुंडली में फेरों की संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम 1 रखेंगे, तो हमने ये निकाला एक फेरे के लिए। ठीक है, और यहां पर अगर 20 फेरे हैं तो n की पावर 20 हो जाएगी, n की जगह पर हम 20 रख देंगे। अगर 3 फेरे हैं, ठीक है, 3 फेरे हमने लिए हैं उस कुंडली के, तो n की जगह पर 3 रख देंगे, यानी कि फेरों की संख्या जो है वो हम n के स्थान पर रखते हैं। अब देख लेते हैं विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट है यदि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर ज्ञात करना हो, तो ध्यान रखिएगा कुंडली के केंद्र पर कैसे, हम फिर से उसी फिगर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से कुंडली के केंद्र पर आएगा। यानी कि ये बिंदु P है तो इससे x दूरी पर है, लेकिन जब हम इसके केंद्र पर ज्ञात करने वाले हैं तो यहां से ये बिंदु P इस केंद्र पर लाना होगा, और इस बिंदु को P को यहां पर इसके केंद्र पर लाने के लिए x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू हम यहां से देखो सिकोड़ते जाएंगे, यहां से सिकोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू 0 कर देंगे। x की वैल्यू 0 होते ही ये P बिंदु कहां पर आ जाएगा, इस छल्ले के सेंटर पर आ जाएगा, इस लूप के सेंटर पर आ जाएगा। तो यहां पर x इक्वल टू 0 रखने पर हमें जो है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होता है। क्लियर है। सेकेंड, अब एक बात और जान लीजिएगा कि m इक्वल टू एन आई ए होता है, यानी कि एन आई ए को हम m लिखते हैं, तो पाई जो 4 पाई है वो म्यू नॉट के अपॉन में है, और जो 2NIA था तो NIA की जगह पर हमने क्या लिखा, m लिखा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड, यदि बिंदु P केंद्र से अत्यंत दूर स्थित है, यदि बिंदु P केंद्र से अत्यंत दूर स्थित है तो x इज ग्रेटर देन, समझ में आ रहा है, यदि बिंदु P केंद्र से अत्यंत दूर है तो जो r होगा वो बहुत ही छोटा होगा किससे, x से। देखिएगा हम किस तरीके से देख सकते हैं, बिंदु P है ये अनंत दूरी पर है, तो देखिएगा r तो इतना ही है, मतलब r अगर मान लिया हमने 2 मीटर है तो इसको हमने 5 मीटर माना था, लेकिन पहले 5 मीटर था और अब इसको हम बहुत ही दूर ले गए, तो 5 का 10 गुना भी अगर हम माने तो 50 हो जाएगा। तो 50 मीटर और ये r 2 ही मीटर है, तो अगर हम इसको अत्यंत दूर रखें तो r जो है बहुत छोटा होगा x के कंपैरिजन में, तो यहां पर हम r को छोड़ सकते हैं। तो r को यहां छोड़ने पर, इसको हमने छोड़ा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की पावर 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x की पावर 3, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला कंडीशन है। नंबर 1 है अगर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र P केंद्र से अत्यंत दूर है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और वो कितनी दूरी पर है उसको हम x की जगह पर वैल्यू रख देंगे। नंबर 3 कंडीशन बनती है यदि बिंदु P की केंद्र से दूरी कुंडली की त्रिज्या के समान हो, यानी कि
आर भी उतना ही है और एक्स भी हमारे पास उतना ही, यानी कि अगर त्रिज्या 5 मीटर है तो 5 मीटर की दूरी पर ही वो ओ केंद्र से रखा हुआ है। तो आर और एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो आर है वही एक्स है, तो हमने ये किया कि आर की जगह पर, यानी कि जो एक्स है उसकी जगह पर हमने आर रख दिया। तो यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर है, ये प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो 2r स्क्वायर इसकी पावर 3/2 जब हम लिखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2r और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाती है, देखिएगा यहां से आपको वैल्यू मिल जाती है b इक्वल टू μ0/4π2m/2r की पावर 3। ठीक है, 2r ये दोनों की पावर 3 है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी 3 कंडीशंस जो एक लूप के अकॉर्डिंग बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे थे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे पर वे बल लगाते हैं, और जिस बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल, यानी कि चुंबकीय बल। इस प्रक्रिया को हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब यदि इस धारावाही चालक के पास एक अन्य धारावाही चालक को रखें तो इस चालक पर पहले वाले बल, यानी कि पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित हो जाता है, और इसी प्रकार पहले वाले धारावाही पर भी दूसरे वाले धारावाही के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि समांतर धारावाही चालकों के मध्य किस तरीके से एक दूसरे पर बल लगता है। तो ये बताया था 1820 में एम्पियर ने। उन्होंने यह देखा कि जब चालकों के समान दिशा में धारा बहती है तो वो एक दूसरे पर आकर्षित बल लगाते हैं, और जब विपरीत धारा बहती है तो वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षित बल लगाते हैं। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, ये प्रयोग दिखाया गया है। दो यहां पर समांतर चालक हैं, एक दूसरे के समांतर चालक हैं, सीधे चालक हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों में बैटरी का प्रयोग किया और धारा को प्रवाहित कराया। दोनों की धारा की दिशा कैसी है, एक जैसी है। जब इसमें समान दिशा में धारा बहती है तो ये एक बल लगाते हैं, और वो बल होता है आकर्षण, यानी कि एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। देखिएगा पहली स्थिति यहां पर थी इन दोनों की, अब यहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को फोर्स लगाया तो ये यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ को खींच गए हैं। ठीक है, जैसे धारा प्रवाहित हुई है तो एक दूसरे की तरफ को खींच गए। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा है, और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो आकर्षित बल है, आकर्षण बल है। इसी तरीके से लेते हैं सेकंड स्थिति को। तो सेकंड स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने इसमें धारा ऊपर को और इसमें धारा नीचे को प्रवाहित कराई हुई है, तो यहां पर अगर दोनों चालकों में देखिएगा, चालक में धारा ऊपर को है, इसमें चालक में धारा नीचे को है, तो दोनों चालकों में अगर धारा विपरीत है तो हमने क्या देखा कि ये अपनी स्थिति से और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुकी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ने का कारण यह है कि अगर चालक में विपरीत धारा बहती है तो जो दोनों आपस में पास पास चालक रखे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षित बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। तो हमने माना कि जो ए बी है और सी डी है वो एक दूसरे के समांतर पास पास रखे हुए चालक हैं, और इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे पर चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं। जब दोनों तार चालकों में, ठीक है, जब दोनों तार चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो इन चालकों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब बायो-सावर्ट और लेंज, ठीक है, बायो-सावर्ट और लॉरेंज बल को मिलाकर के एम्पियर ने धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना की थी। यानी कि बायो-सावर्ट और लॉरेंज के बल से ही, ठीक है, लॉरेंज ने जो बल बताया था और बायो-सावर्ट का जो नियम था, उन दोनों नियमों से इसने जो एम्पियर हैं
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, दो समांतर चालक, ठीक है, दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला जो बल है उसकी गणना की थी, उसका पता लगाया था, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एम्पियर का नियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, बायो-सावर्ट और लॉरेंज के बल का जो नियम है उनको अप्लाई किया और इन्हें एक एक्सपेरिमेंट मिला, यानी कि एक रिजल्ट पर पहुंचे, जो रिजल्ट था कि जो दो समांतर धारावाही चालक रखे हुए हैं उनके अंदर अगर हम समान दिशा में धारा प्रवाहित करें या फिर अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करें, तो उस धारा प्रवाहित होने पर जो उनके इफेक्ट होंगे, उनके प्रति जो बल लगेगा, उनके बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण का जो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा, इसकी उन्होंने व्याख्या की थी। क्लियर? तो ये था दोनों समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल है वो किस तरीके से काम करता है। आइए देख लेते हैं कि अब इसमें सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसका डेरिवेशन फॉर्मूला किस तरीके से हम निकालते हैं। तो हमने माना था कि दो लंबे सीधे तार हैं और एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, पास पास रखे हुए हैं। जब इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, विपरीत धारा होगी तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और समान दिशा में धारा होगी तो एक दूसरे पर यह आकर्षण बल लगाते हैं। ये हमने अभी तक यहां पर देख लिया था। अब हमने देखा कि माना जो ए बी और सी डी हैं वो दो लंबे समांतर तार हैं, ये हमने दो लंबे समांतर तार माने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि I1 और I2 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, तो इसमें हमने I1 की धारा बाहर रखी है और इसमें हमने I2 की धारा प्रवाहित करा रखी है। तो धारा को प्रवाहित कराने पर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या, कि अगर हम धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित कराते हैं तो उन दोनों के बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर धारा एक ही दिशा में हो तो उसमें कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो बायो-सावर्ट के नियम अनुसार अगर हम देखें कि इन दोनों चालकों में हमने r दूरी का डिस्टेंस रखा है, r दूरी पर इनमें रखा हुआ है एक दूसरे को, तो बायो-सावर्ट के नियम अनुसार तार AB के कारण CD पर, इस AB तार के कारण इस CD पर B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक बल लगता है जिसको हम बोलेंगे F। क्लियर है? यानी कि बायो-सावर्ट के नियम अनुसार तार AB के कारण CD पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, B1, यानी कि B1 चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण होगा तो कितना हो जाएगा, μ0/4π2I1/r1। ठीक है, तो यहां पर B1 इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I1/r हो जाएगा और इसकी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाती है। चालक तार CD चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा जाता है। ठीक है, अतः इसकी लंबाई जो L है, L लंबाई पर लगने वाला लॉरेंज बल कितना होगा, IBL sin थीटा। हम जानते हैं कि लॉरेंज बल कितना होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल कितना होता है, लॉरेंज बल को बोलते हैं, तो F इक्वल टू IBL sin थीटा होता है। तो यहां पर अगर हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, फर्स्ट वायर यानी कि जो AB है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला कितना है, B1 है, जो इस पर DC पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, B1 है। तो हम यहां पर देखते हैं कि चालक जो CD है उसमें धारा I2 है और उस पर चालक AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र होगा और I2 धारा होगी, तो जो IBL sin थीटा है उसमें हम क्या रखेंगे, I2L B1 sin 90, क्योंकि 90 क्या है, जो उसमें बहने वाली धारा है। ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र है और उस पर लगने वाला बल, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहां पर थीटा इक्वल टू 90 है तो I2L और B की वैल्यू क्या रखेंगे, हम B की वैल्यू रखेंगे μ0/4π2I1/r। ठीक है, तो यहां से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो I2L μ0I1/2πr होगा, तो F इक्वल टू μ0/2π I1I2L/r हो जाएगा। यहां से हम जैसे ही इसको हमने सॉल्व किया, देखिएगा यहां पर F इक्वल टू μ0/2π.I1I2L/r। यहां से हम देखने वाले हैं कि जो μ0/4π इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की घात -7 होती है। तो μ0 यहां से 4 है तो हम अगर 2π करें तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10 की घात -7। ये 2 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो μ0/2
2 पाई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ यहाँ पर हम देखते हैं। तो यही हमने लिखा कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁷। तो 2 इंटू 10⁻⁷ I2 I1 L अपॉन R। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी न्यूटन, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये न्यूटन है यानी कि बल है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि एकांक लंबाई पर यानी कि प्रति लंबाई, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, लॉरेंज बल होगा, वो कितना होगा। तो प्रति लंबाई यानी कि अगर हम इस L को इस F के नीचे ले आए तो प्रति लंबाई हो जाएगा बल पर मीटर या बल पर लंबाई, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो हम क्या लिखेंगे पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बल पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 L अपॉन R, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनिट की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बल होगा ये AB व CD की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल कहलाएगा। तो याद रखिएगा, अगर दो समांतर चालक हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और R दूरी पर वे रखे हुए हैं, तो उन दोनों चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 L अपॉन R, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर की परिभाषा यहां पर देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो समांतर धारावाही की एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है, एम्पियर का नियम कहलाता है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि अगर I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए और R जो है वो 1 मीटर रखा जाए, तो F अपॉन L यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हमें मिल सकती है। देखिएगा यहां पर हम देखें तो 2 इंटू 10⁻⁷ था, जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आई थी 2 इंटू 10⁻⁷, ये हमको मिली थी। और यहां से I1 I2 की वैल्यू 1 रखी और R की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह मान है जिसका प्रवाह दो लंबे सीधे धारावाही से करने पर दोनों धारावाही एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल से आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम्पियर के नियम की। ठीक है, एम्पियर का नियम यानी कि एम्पियर्स लॉ, ये क्या था, किस तरीके से यह काम करता है। तो एम्पियर के नियम अनुसार हम देखते हैं कि किसी बंद वक्र पर समस्त धाराओं के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का इंटीग्रेशन B.dl वेक्टर में लिखा जाएगा, कुल धारा के म्यू नॉट के गुना के बराबर होता है। यानी कि अगर हम देखें कि जो एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जो समस्त धाराएं, ठीक है, समस्त धाराएं, उनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, म्यू नॉट, धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होगा। यानी कि धारा की अगर म्यू नॉट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके बराबर होता है। अब देखते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से हम देखते हैं। प्रूफ में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पतला लंबा धारावाही XY तार है, उसमें I धारा को हमने प्रवाहित कराया, यानी कि उसमें I धारा को हमने प्रवाहित कराया है। तो धारावाही के चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। आपको दिख रही होगी किस तरीके से हमने इसको शो कराया है। सभी वृत्तों का केंद्र तार पर स्थित है। देखिएगा, इस वृत्त का केंद्र भी यहां पर है, इस वृत्त का केंद्र भी यहां पर है, इस वृत्त का केंद्र भी यहां पर है। यानी कि सभी वृत्तों का केंद्र कहां पर है, वायर पर है, तार पर है। अब R त्रिज्या का एक वक्र लिया है हमने, यहां पर कोई भी, हमने ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हमने इस वक्र को जैसे ही लिया तो हमने माना कि इस वक्र की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R है, इस तार के किसी बिंदु से। क्लियर। तो यहां पर उसमें धारा, जो चालक में धारा है वो I थी, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, यहां पर हमने माना कि B है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, और हमने एक छोटा सा इसका खंड लिया जिसकी लंबाई कितनी है, डेल L। इस तरीके से हमने इसको लिया है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि R त्रिज्या का एक वक्र है और जिसकी R त्रिज्या वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है।
तो इस वक्र पर एक छोटी लंबाई डेल्टा एल, हम डेल्टा एल बोल सकते हैं या डीएल, तो हम ये डीएल लंबाई लेते हैं। तो एम्पियर का नियम हम जैसे ही लगाते हैं तो एम्पियर का नियम हमें क्या मिलता है, एम्पियर का नियम होता है ये। तो इसके फर्स्ट साइड अगर हम सॉल्व करें तो देखिएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ठीक है, बी इंटू डीएल हो जाएगा। तो अब जब हम इस वेक्टर फॉर्म को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा, और यहां पर देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच में जो लंबाई है, लंबाई के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच में एंगल है वो कितना है, 0 है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो b इंटीग्रेशन dl यहां पर आ जाएगा क्योंकि b तो कांस्टेंट है यहां पर। अब इस वक्र के जो हमने खंड लिए थे, इस खंड को टोटल हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वक्र की परिधि आ जाती है। तो परिधि तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 0 से 2 पाई r तक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर b इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r dl हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने किया तो हमको मिला इंटीग्रेशन b dl इक्वल टू b इंटू 2 पाई r। इस इक्वेशन को एम्पियर के नियम से फिर से करेंगे तो एम्पियर का नियम क्या था हमारे पास, b डॉट dl इंटीग्रेशन में और म्यू नॉट i। यहां से इंटीग्रेशन b इंटू dl इसकी वैल्यू हमें मिल गई थी 2 पाई r इंटू b और इक्वल टू में म्यू नॉट i आ जाएगा। यहां से हम जब v की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालने पर हमें क्या मिलता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू i अपॉन r हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r। यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र b है तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यदि आपको कहे कि बायो-सावर्ट के नियमानुसार एम्पियर के नियम, ठीक है, एम्पियर के नियम को प्रतिस्थापित कीजिए तो एम्पियर का नियम क्या था, एम्पियर का नियम हमें मिल जाता है b डॉट dl, इसका एक इंटीग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू dl इक्वल टू किसके होता है, म्यू नॉट i के। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम्पियर का नियम किसी वक्र यानी कि बंद वक्र पर समस्त धाराओं के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का इंटीग्रेशन होता है और वो किसके बराबर होता है, वो कुल धारा I के म्यू नॉट के गुणन के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बंद वक्र b इंटू dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये होता है एम्पियर का लॉ। और उस एम्पियर के नियम से जब हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं तो वो होता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r। अब देख लेते हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ को देखने के लिए सबसे पहला है धारावाही प्रणाली का, जिसको हम बोलते हैं करंट सोलेनोइडल। तो यदि चालक तार को हेलिकल बनाकर, हेलिकल का मतलब होता है इस तरीके से स्प्रिंग का टाइप लपेटकर किसी बेलन पर लपेट दिया जाए तथा बेलन की लंबाई व्यास से अधिक हो तो इसे धारावाही प्रणाली का कहेंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि धारावाही प्रणाली का किसे कहेंगे, कि कोई एक तार है उसको हमने हेलिकल टाइप में एक बेलन पर लपेट दिया और उस बेलन का जो व्यास है, ठीक है, उस बेलन का जो व्यास है वो लंबाई से बहुत छोटा है। यानी कि जो बेलन की लंबाई है वो जो व्यास है उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। व्यास छोटा होगा, लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो तब हम कहेंगे इसको धारावाही प्रणालिका। तो प्रणालिका में फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने एक बेलन दिखाया गया है, बेलन टाइप है, उस पर जो है इसको हेलिक्स आकार में लपेट दिया है और प्लस और माइनस जैसे ही हमने इसको यानी कि धारा को कनेक्ट किया तो यहां पर S बन जाता है और यहां पर बन जाता है N, ठीक है। यानी कि ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक। तो प्रणालिका में फेरों की संख्या अधिक है। चालक के रूप में सामान्यतः तांबे का तार हमने प्रयोग किया और तार को पाइप पर या फिर चीनी मिट्टी या फिर मृदु लोहे की छड़ के ऊपर लपेट दिया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। जब प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या हम कह सकते हैं कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तब उसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाता है।
तो चुंबकीय क्षेत्र विकसित होने पर हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से इसमें निकलती हैं और किस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं काम करती हैं। देखिएगा, प्रणालिका में फेरों की संख्या तो अधिक है, तो उस पर हमने जो भी धारा प्रवाहित की थी उसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो धारावाही प्रणालिका की चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं आपको इस फिगर के द्वारा। ठीक है, इस फिगर में आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं। तो प्रणालिका के बाएं सिरे पर धारा की दिशा वामार्त है। वामार्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखते हैं कि बाएं सिरे पर यानी कि ये, ठीक है, बाएं सिरे पर हम देखते हैं कि इस तरीके से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए यहां पर ये चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं और यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो प्रणालिका के बाएं सिरे पर धारा की दिशा वामार्त है, इसलिए यह सिरा उत्तरी ध्रुव बन गया है। और हम यह भी देखते हैं कि दाएं सिरे पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो ये सिरा N और ये सिरा S कहलाएगा। इसलिए प्रणालिका का प्रत्येक फेरा एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, प्रणालिका का अगर हम छोटा हिस्सा भी लें तो वो भी एक प्रणालिका की तरह काम करेगा। इसलिए प्रणालिका छोटे छोटे चुंबकों के समूह के रूप में शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और इसी से स्पष्ट होता है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के समांतर, देखिएगा अगर हम प्रणालिका का अक्ष ये मान लें तो इस अक्ष के समांतर प्रणालिका के अंदर जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं ट्रैवल करती है, चुंबकीय बल रेखाएं चलती है। ठीक है, इस अक्ष के समांतर, इसी के अक्ष के समांतर चलेंगी जो प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं चलती है। इसीलिए प्रणालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश एक समान चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है, यानी कि इस प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा जब हम इसमें धारा को प्रवाहित कराते हैं। तो प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला होता है B = μ0 × Ni। इसको याद रखिएगा, जहां पर N क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, और I क्या है, प्रणालिका में बहने वाली धारा। यहां पर हमने कुछ नोट पॉइंट दिए हैं जो आपके काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट है B का मान प्रणालिका के व्यास व लंबाई पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें प्रणालिका का व्यास कितना भी हो या लंबाई कितनी भी हो तो वह जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड है उपरोक्त चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का मान लंबी प्रणालिका के लिए उपयुक्त है। प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, यानी कि अगर ये प्रणालिका है तो केंद्र पर कितना होगा, केंद्र पर कितना हो जाएगा 1/2 μ0 Ni, क्योंकि यहां पर कितना है μ0 Ni है, तो इसका आधा हो जाएगा इसके केंद्र पर जाने पर। यानी कि हम इससे यह स्पष्ट कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो प्रणालिका के सिरों पर ज्यादा होता है। लंबी प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दंड चुंबक का मतलब ये है कि अगर हम उसको एक बिना ऐंठे हुए धागे में बांधकर लटकाएंगे तो वह नॉर्थ और साउथ की तरफ ही ठहरती है। तो ये दंड चुंबक की तरह काम करती है अगर लंबी प्रणालिका होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट में अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स किस तरीके से काम करता है, इसको हम बताने वाले हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का वह गुण है, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का ही एक गुण है, इसको हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का ही एक गुण है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से ही ये मिलता है और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें चुंबकीय फ्लक्स की, तो किसी समतल को यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो समतल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी समतल को यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो समतल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समतल है उसको हमने क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इस समतल के अंदर से जितनी भी जो भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी
उनकी संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। जैसे विद्युत फ्लक्स था, विद्युत फ्लक्स में क्या था, कोई छोटा सा एरिया है, उस एरिया से निकलने वाली उस एरिया से गुजरने वाला जितना भी विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं को हमने क्या कहा था, विद्युत फ्लक्स कहा था। ठीक है, विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र में हमने ये देखा था कि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक एरिया रखा हुआ है, उसके अंदर से जितनी भी विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं निकलेंगी उनकी संख्या को हमने क्या कहा था, विद्युत फ्लक्स कहा था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं थी, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक हम एरिया को रख दें, समतल एरिया को रख दें, उससे निकलने वाली यानी कि उससे पास होने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर है तो फाई इक्वल टू बी ए होता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तल के किसी एंगल थीटा पर है तो क्या आएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आएगा। क्योंकि हम जो एरिया लेते हैं, जो ए की वैल्यू लेते हैं, वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, यानी कि इस एरिया को लेते हैं और उस एरिया के लंबवत जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र का घटक होगा, उसको उसके साथ लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा इस एरिया के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ये है तो हमने लिया बी, यहां पर इस एरिया के लंबवत ये घटक है तो बी कॉस थीटा यहां पर आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।